नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को पता है कि रेलवे की कई सारी परीक्षाएं अब आपको एक साथ देखने को मिलेंगी और इसमें से कई सारे पेपर्स के फॉर्म भी आपने भर दिए होंगे। जैसे कि एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ के फॉर्म निकल चुके हैं और अब बारी है एनटीपीसी ग्रुप डी या पैरामेडिकल जेई जैसे कई सारी बड़ी भर्तियों के फॉर्म आने की। रेलवे में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मैं आपको अपने पिछले 5 सालों के अनुभव के हिसाब से बताऊंगा। तो रेलवे के गणित की बात करें तो अरिथमेटिक मैथ का ऐसा सेक्शन जो कि लगभग रेलवे के सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और यहाँ तक कि आरपीएफ की परीक्षा में तो सिर्फ अरिथमेटिक के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर एडवांस के लिए सिर्फ मेंसुरेशन और डीआई ही देखने को मिलेगा। और जो आपने सपना देख रखा है कि मैं गणित में कैसे पूरे नंबर ला पाऊंगा, वो भी आसान हो गया। हम लेकर आ रहे हैं 11 मई शनिवार सुबह 9 बजे एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर एक ही क्लास में पूरी की पूरी अरिथमेटिक मैथ का सफाया, जिसमें आप जो पीछे टॉपिक देख रहे हैं ये अरिथमेटिक मैथ के वो 19 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से पेपर में प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, एमडी क्लासेस की यूट्यूब पर इस शनिवार 11 मई को आपको जरूर आना है। नीचे दिए गए नोटिफाई मी पर क्लिक कर लीजिए और अपने साथियों के साथ इस बार गणित को मजबूत बनाएंगे इस पूरे शानदार मैराथन में। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया। चलिए भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो चलिए जी, एक बार जोरदार धमाकेदार तरीके से सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर देंगे और साथियों के साथ शेयर भी करेंगे। जी हाँ, कॉपी पेन लेकर हो जाइए तैयार, धमाकेदार जबरदस्त प्रश्नों की बौछार होगी लगातार। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई अजीत, निशु, निर्मल, कुंदन, ज्योतिष, अंगद, रुपेश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है भाई। गुड़िया रानी, बहुत बहुत स्वागत है भाई। सुजिता, चलिए लेकर चलते हैं सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर। और आज का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जहां से क्वेश्चंस आते ही हैं, हर बार आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जी हां, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए श्री गणेश करते हैं एक शानदार सी क्लास का। यह रहा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? जी हां, अब जरा ध्यान दीजिएगा एक चीज का भाई, पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन। भाई पहला अधिवेशन कहां पर हुआ साथियों? तो पहला अधिवेशन हुआ बंबई में। कहां पर हुआ भैया? बंबई में हुआ। ठीक है, दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ? तो दूसरा अधिवेशन साथियों कलकत्ता में हुआ। दूसरा कहां पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। तीसरा कहां पर हुआ भाई? मद्रास में हुआ। कहां पर साथियों? मद्रास में हुआ। चौथा कहां पर हुआ? प्रयागराज में हुआ। कहां पर हुआ? प्रयागराज में हुआ। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि भाई इस वाले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे भैया? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है, अच्छा, इस वाले के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। अब देखिएगा भाई मद्रास, इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इसी प्रकार से इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भैया? ए.ओ. ह्यूम थे। और ये चारों अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीक्वेंस से भी हैं। आप समझते हैं कि भैया जैसे ये वाला है तो ये कब हुआ होगा? अगर आप देखें तो ये कब हुआ होगा, तो सीधी सी बात है कि ये 1885 में हुआ होगा। ये जस्ट अगले साल 1886 में, ये जस्ट अगले साल 1887 में, ये जस्ट अगले साल 1888 में हुआ होगा। यही तो। अब आप देखिएगा ये क्या है, जैसे डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या है भाई? ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं, पहले अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से आप देखिएगा ये कौन है? ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष हैं। ये कांग्रेस के क्या हैं साथियों? पहले पारसी अध्यक्ष हैं। समझ रहे हैं? पहले पारसी अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से बदरुद्दीन तैयब जी क्या है भैया? ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। ये क्या है भैया? ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आप देखिएगा कि जैसे ये भाई ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम तो है नहीं, ये भैया इनका नाम क्या है? इनका नाम है जॉर्ज यूले। क्या नाम है भैया? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे। और जॉर्ज यूले कौन है भैया? तो ये भैया पहले अंग्रेज अध्यक्ष हैं। ये क्या है? पहले अंग्रेज अध्यक्ष हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कांग्रेस अधिवेशन है वो आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। भाई अजय बाबू नहीं अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल करा पाऊंगा। चलो भैया, तो जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? ये जो है बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि प्रथम अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और प्रथम
अंग्रेज अध्यक्ष। तो बिल्कुल लंबे समय तक आपके दिमाग में ये चीजें इस तरह से रहें। तो पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। अच्छा, बंबई में भी कहां पर हुआ था? तो बंबई में भी साथियों याद रहे कि गोकुलदास तेजपाल, कहां पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय साथियोों, कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है ना। चलिए, कितने लोग आए हुए थे भैया? तो कुल मिलाकर साथियों मात्र 72 लोग आए थे। ठीक है। और ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक तो हैं, लेकिन ए.ओ. ह्यूम जो है कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं बने। चलिए ये बताइए जरा भाई, बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? जी हां, पहली बार राष्ट्रगान। अब देखिएगा साथियों, पहली बार की अगर हम बात करें तो पहली बार राष्ट्रगीत किस अधिवेशन में गाया गया? पहली बार राष्ट्रगीत किस अधिवेशन में गाया गया और पहली बार राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया? ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बनते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बनते हैं ना। तो जरा देखते चलिए भाई, यहां पर आप देखेंगे कि ये साथियों हुआ 1896 में, और ये कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था साथियों। और इसके अध्यक्ष कौन थे भैया? तो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे रहीमतुल्लाह सयानी। कौन थे भैया? बड़े सयानी व्यक्ति थे, रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी। और इस वाले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कहां पर हुआ था? 1911 में। यह भी साथियों कहां पर हुआ था? यह भी कलकत्ता में ही हुआ था। यह भी कहां पर हुआ था? तो यह भी साथियों कलकत्ता में ही हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर थे। कौन थे भैया? पंडित बिशन नारायण धर, पंडित बिशन नारायण धर। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। अच्छा, अब आप यह भी जानते हैं कि भाई ये जो राष्ट्रगीत है ये कहां से लिया गया है भैया? तो यह आनंद मठ, कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है भैया? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उसी प्रकार से ये जो राष्ट्रगान है साथियों, ये कहां से लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया है। कहां से? गीतांजलि से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, इन दोनों को साथियों, जैसे जो जनगण मन है उसे राष्ट्रगान के रूप में, और जो वंदे मातरम है उसे राष्ट्रगीत के रूप में कब ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया था? तो ऑफिशियली कब स्वीकार किया गया था? तो अगर हम ऑफिशियली एक्सेप्ट करने की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है ना। देखिए, अब आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, और आज मेरा टारगेट है कि मैं 100 क्वेश्चन कराऊं, लेकिन 100 क्वेश्चन में समय लगेगा, और आप अगर पूरी एनर्जी, पूरी शिद्दत के साथ जुड़ेंगे तो ही 100 क्वेश्चन करा पाऊंगा या कराऊंगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल मेहनत से पढ़िए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा बढ़िया तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा, तैयार भी हो जाएगा, लेकिन मेहनत से वादा करिए कि पूरे अंत तक देखेंगे तब। ठीक है ना। चलिए, तो राइट आंसर क्या है भैया? राइट आंसर साथियों इसका बन रहा है, किसकी बात हो रही है? राष्ट्रगान की। तो 1911 कलकत्ता, 1911 कलकत्ता। ठीक बात है। आइए, बिल्कुल भैया, कुछ स्पेशल सेशन होगा अनिल बाबू, क्या क्लास थोड़ा ना बंद हो जाएगी, पढ़ाना थोड़ा ना छोड़ देंगे। चलिए ये बताइए जरा, फटाफट बताएंगे। और जो लोग कह रहे हैं फास्ट, फास्ट का मतलब जानते हो? जैसे क्वेश्चन आया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया, हमने आंसर बताया, अगला निकल गए, आंसर बताया, अगला निकल गए। अब वैसे पढ़ना है तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर पढ़कर क्या फायदा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भैया? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष साथियों कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है तो सरोजिनी नायडू होगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर नॉर्मली कहता पहली महिला अध्यक्ष, अगर आपसे कहता कि पहली महिला अध्यक्ष, तब आपका आंसर क्या हो जाता? एनी बेसेंट हो जाता भैया। ठीक है। एनी बेसेंट साथियों अध्यक्ष बनी थी वर्ष 1917 में। कांग्रेस का यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी 1925 में, 1925 में। और यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? कानपुर में। अच्छा, इन सब के अलावा कोई यह बता सकता है कि पहली आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्ष, चलिए फटाफट बताइए, पहली आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन बता रहा है भैया? किसको किसको याद है? पहली आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्ष वर्ष 1933 कहां पर अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और कौन था? नाम क्या था भैया इनका? नलिनी सेन गुप्ता। क्या नाम था इनका? नलिनी सेन गुप्ता। और आंग्ल भारतीय महिला का मतलब समझ रहे हैं कि इनके माता पिता में से एक कौन था? एक भैया फॉरेनर मतलब अंग्रेज था, और एक भारतीय। ठीक है ना। बहुत बढ़िया भाई संजीत, आओ जरा इसका आंसर बताओ।
सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पद के चुनाव को जीता गया था? बताएंगे। देखिए सुभाष चंद्र बोस साथियों पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? आप जानते हैं कि पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? तो भाई सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार अध्यक्ष बने थे वर्ष 1938 के अधिवेशन में, और यह अधिवेशन साथियों कहां हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। और जब साथियों सुभाष चंद्र बोस 1938 के इस अधिवेशन को जीते, मतलब इस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, तो यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कहा था? देश नायक कहा था। क्या कहा था? देश नायक कहा था। ठीक है ना। और इस अधिवेशन में यह भी ध्यान रखना होता है कि अध्यक्ष तो सुभाष चंद्र बोस बने थे, लेकिन इसी अधिवेशन में नेशनल प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि भैया यहां पर पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ साथियों वर्ष 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। पहली बार कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, और इस चुनाव में बवाल हो गया। क्या बवाल हो गया? कि महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से किसे खड़ा किया इस चुनाव में? पट्टाभी सीतारामैया को। और पट्टाभी सीतारामैया को हराकर बड़े आराम से सुभाष चंद्र बोस जीत गए। और जब जीत गए तो भैया गांधी जी ने कह दिया कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। मतलब गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया को हमने समर्थन देकर खड़ा किया था, इनकी हार मेरी हार है। तो बस इसके बाद चीजें गड़बड़ हुई। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में जमी नहीं, और फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया? भैया त्याग पत्र दे दिया। यहीं पर साथियों सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था? त्याग पत्र दे दिया था। अच्छा, इनके त्याग पत्र देने के बाद अध्यक्ष कौन बना? इनके त्याग पत्र देने के बाद अध्यक्ष कौन बना? कोई बता सकता है ना? इनके त्याग पत्र देने के बाद अध्यक्ष कौन बना भैया? यह भी तो क्वेश्चन है। कौन बना? तो भैया ये बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहीं पर त्याग पत्र देने के बाद, यह त्याग पत्र 1939 का है, तो यहीं पर साथियों त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया, एक अलग पार्टी बना ली। समझ गए ना? चलिए आइए कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो दिमाग में चीजें लंबे समय तक रहेंगी, और एग्जाम हॉल में आपका रिकॉल होगा भैया क्वेश्चन का आंसर, और आप आंसर देकर बढ़िया से नौकरी पालोगे। चलिए ये बताइए जरा फटाफट भैया। भाई जबरदस्त भाई। सुमित, निशा, आशा, अमित, रेणु, बहुत बढ़िया। पुष्पा, धीरज, रवि, अनीता बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज। देखिए अगर हम साथियों इंडियन नेशनल कांग्रेस के लक्ष्य की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 प्रकार के लक्ष्यों की मैं बात करूंगा। क्या भैया? एक तो कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य कब निर्धारित किया, एक तो साथियों कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य कब निर्धारित किया, और एक बात करेंगे साथियों हम कि समाजवाद को कब अपना लक्ष्य निर्धारित किया। क्या भैया? समाजवाद को कब अपना लक्ष्य निर्धारित किया। तो बात को समझेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं साथियों स्वराज की, तो स्वराज को लक्ष्य निर्धारित किया गया 1906 में, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से पूर्ण स्वराज को लक्ष्य निर्धारित किया गया 1929 में। समाजवाद को लक्ष्य निर्धारित किया गया 1936 में, ठीक है। अब आप देखिए भाई ये वाला अधिवेशन साथियों कहां पर हुआ था? ये वाला अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। ये वाला अधिवेशन साथियों कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे साथियों, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला अधिवेशन कहां पर हुआ था? भाई ये वाला अधिवेशन साथियों लखनऊ में हुआ था, और इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान देना होता है, वो ये कि भाई अगर आपसे कभी पूछ ले अलग से कि पूर्ण स्वराज है ना, ये पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? तो भैया जैसे कहे पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया, आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? आपका आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। क्या हो जाएगा? हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था वर्ष 1921 में। हसरत मोहानी ने साथियों पूर्ण स्वराज का नारा दिया था कब? वर्ष 1921 में, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल जबरदस्त, धमाकेदार, ठीक है। तो राइट आंसर तो मिल ही गया होगा। इसका राइट आंसर क्या है? 19 दिसंबर 1929। 19 दिसंबर 1929 को साथियों लाहौर में, ठीक है, वर्ष 1929 में 19 दिसंबर को। अब देखिए ये जो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित हुआ है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष नेहरू जी थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और ये वाली डेट याद है ना, ये वो डेट है जब भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये बताइए कि भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया,
तो जैसे ही आपसे कहा जाएगा कि भारत ने पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, देश के ज्यादातर लोग कहेंगे 15 अगस्त 1947 को, जबकि वास्तविकता यह है कि भैया 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस मनाया था। ठीक है ना। ये हालांकि एक तरह से वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने घोषणा करी थी कि हम हर साल 26 जनवरी को मनाएंगे। ठीक है ना। चलिए ये बताइए भैया, कह रहा है लाल बाल पाल। भाई लाल बाल पाल का मतलब क्या होता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो लाला लाजपत राय साथियों पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, और पाल विपिन चंद्र पाल कहां से थे साथियों? बंगाल से थे। ठीक है ना। यहां तक कि अगर हम पाल की बात करें, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, बंगाल में तिलक का सेनापति किसे कहा जाता है? बंगाल में तिलक का सेनापति किसे कहा गया? बंगाल में तिलक का सेनापति कहा गया किसको? यह आपने पढ़ा होगा, तो इसके आधार पर भी आंसर देना आसान हो जाता है। तो बिपिन चंद्र पाल। ठीक है ना। तो बिपिन चंद्र पाल जो थे साथियों, इनको क्या कहा गया? बंगाल में तिलक का सेनापति। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। क्या भैया? पंजाब केसरी या शेरे पंजाब। ये बताइए भैया, यादव जी बताइए, हिमांशु बताओ भैया, निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो इसमें से कौन कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? जैसे बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है ना। जैसे ए.ओ. ह्यूम कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। कौन भैया? ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे। जैसे राधा कृष्णन जी हैं, ये भी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। कौन? राधा कृष्णन जी। ठीक है ना। इसमें से कौन नहीं रहा? तो भैया जाहिर सी बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कभी कांग्रेस से कोई लेना देना था ही नहीं। ठीक है ना। चलिए ये देखिए, 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है, ये किसके किसके बीच? चलिए जरा ध्यान दीजिए। पहली बात तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो 1916 का, ठीक है, आप ऐसे समझिए कि 1907 में, ठीक है, 1907 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था सूरत में। इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नरम व गरम दलों में बट गई थी। नरम व गरम दलों में बट गई थी ना, ये वापस से एक हो गई। कब एक हुई? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हो गई। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हो गई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। कौन भैया? अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के दौरान एक साथियों समझौता भी हुआ था। एक क्या हुआ था भाई? एक समझौता भी हुआ था, और वो समझौता क्या कहलाता है? लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहलाता है। लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो ये साथियों इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ठीक है ना। हाँ, कई बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि लखनऊ समझौता कब से कब तक चला था? तो याद रहे कि जो लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये कब से कब तक चला था? 1916 में हुआ, 1922 तक चला। ठीक है ना। 1916 में हुआ, 1922 तक चला। ठीक है। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। हाँ जी, ब्रेकअप हो गया था, फिर मिलन हो गया था दोनों पार्टियों का। चलिए ये बताइए। जी हाँ, तो अब आपको क्या बताना है भैया? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये तो आपको बिल्कुल पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जब ये मद्रास के वर्ष 1888 वाले वर्ष 1887 वाले अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। और इन्होंने क्या नारा दिया था पता है? इसमें साथियों नारा दिया था इन्होंने कांग्रेसी बनो का नारा। ठीक है। तो कभी भी पूछा जाए कि कांग्रेसी बनो का नारा कब दिया गया, तो कांग्रेसी बनो का नारा साथियों इसी अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा दिया गया था। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब देश आजाद हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था भैया? फटाफट बताएंगे। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब देखो, कुछ लोगों को लग रहा है कि सर आज केवल कांग्रेस ही पढ़ाएंगे क्या? ठीक है। या कुछ लोगों को हो सकता है लगे कि भैया इलेक्शन का माहौल चल रहा है क्या, इस वजह से सर कांग्रेस तो नहीं पढ़ा रहे हैं, कांग्रेस का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं। देखो भैया, ये सब बातें राजनीति की अपनी जगह है, जरा ध्यान से समझना कि हम पढ़ा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है ना। और कोई माने या ना माने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित रूप में शुरू करने का जो श्रेय है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जाता है। और देश की आजादी में, ठीक है, जो योगदान है, जैसे अन्य लोगों का योगदान है, वैसे ही कांग्रेस का योगदान भी कमतर करके नहीं आंका जा सकता। ठीक है ना। लेकिन आज की राजनीति की और तब की कांग्रेस को आप अलग करके देखिए। ठीक है। कांग्रेस को आप दो रूप में देखा करिए, एक आजादी के पहले का कांग्रेस और एक आजादी के बाद का कांग्रेस। आजादी के पहले कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसका केवल एक लक्ष्य था, देश की आजादी। और आजादी के बाद की, है ना, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो कोई अन्य दल हो, उनका क्या लक्ष्य है? सत्ता। उनका लक्ष्य क्या है? उनका एकमात्र लक्ष्य है सत्ता, जो कि कड़वा सच है। कोई कुछ भी
कह दे कि हम संविधान को बचाने निकले हैं, हम देश को बचाने निकले हैं, हम गरीबी मिटाने निकले हैं, लेकिन मन ही मन जो अंतिम लक्ष्य, जो अंतरात्मा के अंदर उनके लक्ष्य छपा बैठा है, वो लक्ष्य है सत्ता, कि कुर्सी चाहिए। कुर्सी का लालच सबको है, कोई कुछ भी कह ले, कोई कितने भी आंसू बहा ले, कोई कितना भी कहे कि हमने ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, उसकी अंतरात्मा जानती है कि उसे कुर्सी चाहिए, है ना, उसे कुर्सी चाहिए। तो इन नेताओं की इन राजनीति के चक्कर में, ठीक है, मत पढ़ के अपनी चीजों को खराब करिएगा या आपसी संबंधों को किसी के साथ खराब करिएगा। चलिए ये देखिएगा जरा, स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भैया? तो जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे साथियों। कौन भैया? जेबी कृपलानी साथियों आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए ये बताइए जरा, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो भैया आजाद भारत की बात हो रही है, तो इंदिरा गांधी बताइए, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना, इंदिरा गांधी सॉरी देखिए सरोजिनी नायडू आप नहीं बता सकते, कारण यह है कि आजादी के बाद सरोजिनी नायडू जो है ये राज्यपाल हो गई थी, है ना, उत्तर प्रदेश की, तो कहां, ठीक है ना, तो फिलहाल ये स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है। आइए ये बताइए जरा, हाँ जी, क्वेश्चन है साथियों कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? आपको बताया है हमने कि अगर हम बात करते हैं वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। लेकिन यहां क्वेश्चन वो नहीं है, यहां क्वेश्चन है कि पहली महिला बताइए, पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए जिसने ये गाया था। तो इनका नाम था क्या भैया? रेहाना तैयब जी। क्या नाम था इनका? रेहाना तैयब जी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और इसका आंसर बताइएगा। जी हां, कह रहा है क्वेश्चन कि किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की? अब जरा कुछ डेट्स ध्यान दीजिएगा। अगर साथियों हम बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो पहली बात तो बंगाल विभाजन का कारण क्या था? देखिए जो अंग्रेजों ने बताया वो क्या बताया भाई? प्रशासनिक, ठीक है ना, प्रशासनिक असुविधा। अंग्रेजों ने क्या कारण बताया? प्रशासनिक असुविधा। मतलब अंग्रेजों का कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा है, इस वजह से शासन प्रशासन बंगाल का चलाना मुश्किल होता है, तो इसलिए इसका बंटवारा कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक कारण क्या था कि भैया, वास्तविक कारण सुनिए, वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण था बंगाल का उभरती हुई भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र होना, भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र होना। बात समझ रहे हैं ना? भारतीय राष्ट्रीय चेतना का क्या होना भैया? केंद्र होना। ठीक बात है ना? तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। अच्छा अब देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? ठीक है ना, घोषणा कब हुई? स्वदेशी आंदोलन, जी हाँ, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? भाई बंगाल विभाजन की जब घोषणा हुई, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई तो स्वदेशी आंदोलन की भी तो घोषणा हुई कि अगर बंगाल विभाजन होगा तो हम आंदोलन करेंगे। और यह घोषणा प्रभावी कब हुई? यह घोषणा प्रभावी कब हुई, या दूसरे शब्दों में कहें तो भैया स्वदेशी आंदोलन शुरू कब हुआ? ठीक है ना, जैसे देखिए हुआ क्या कि भैया बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। यह घोषणा है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 19 जुलाई को घोषणा हुई और मात्र 2 हफ्ते बाद 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में यह निर्णय लिया गया कि अगर बंगाल का विभाजन लागू हुआ तो देशव्यापी आंदोलन होगा, और उस आंदोलन को शुरू कर दिया गया जैसे ही बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। कब? 16 अक्टूबर 1905 को जैसे ही बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, सबसे पहले पूरे देश में क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। क्या? शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस मनाया गया, और इस तरह से देश में स्वदेशी आंदोलन चला और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में आगे भी बढ़ा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में आगे भी बढ़ा। तो ये डेट्स याद करनी जरूरी है, कारण याद करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ चुका है, तो आपको भी मेहनत करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। चलिए भाई, सोहन, सतपाल, वीके, सीमा, रुपेश, कुमकुम, बताओ भाई। स्वदेशी आंदोलन, अभी बताया था कि स्वदेशी आंदोलन, साथियों स्वदेशी आंदोलन को और क्या कहोगे आप? याद रहे कि इसको आप बंग भंग आंदोलन भी कहोगे। क्या कहोगे? बंग भंग आंदोलन भी कहोगे, बंग भंग आंदोलन भी कहोगे। अब आप विश्वास करो कि भैया एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कार्लाइल सर्कुलर का संबंध किससे है? कार्लाइल सर्कुलर, अब बताइए क्वेश्चन का लेवल समझ रहे हो कितना खतरनाक पूछा गया। बताओ कार्लाइल सर्कुलर का संबंध किससे है? कार्लाइल सर्कुलर। अब क्या है कार्लाइल सर्कुलर? दरअसल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान या इस बंग भंग आंदोलन के दौरान जो बंगाल के युवा हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया।
तो बंगाल के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कार्लाइल सर्कुलर जारी किया और कहा कि अगर ये छात्र अभी इस आंदोलन से अपने आप को वापस नहीं करते हैं तो इनका नाम काटकर विश्वविद्यालयों से निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना। तो कार्लाइल सर्कुलर बंगाल के छात्रों को बंगाल विभाजन के विरोध में हो रहे स्वदेशी आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए जारी किया गया था। ठीक है ना। चलिए ये बताइए जरा फटाफट, बताना है कि कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के पीछे वास्तविक कारण क्या था। वास्तविक कारण क्या था? तो देखिए कारण तो हमने बताई कि बंगाल विभाजन के भाई कारण के मामले में बात करें तो इन्होंने कहा कि भाई प्रशासनिक असुविधा हो रही है, लेकिन हमने कहा कि बढ़ती हुई भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र होना, और इनमें दिए गए विकल्पों में सबसे सही विकल्प क्या है कि अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो की नीति पर आगे बढ़ना था। ठीक है ना। फूट डालो और राज करो की नीति पर आगे बढ़ना था। ठीक है ना। चलिए आगे देखा जाए। मुस्लिम आज लंबी पार्टी हो गई है। आप देख रहे हैं ना कि हल्का हल्का हिचकी आ रही है, तो आज लंबी पार्टी हो गई। 21 लाख का परिवार पूरा हो गया ना अपना एमडी क्लासेस का 21 लाख का परिवार पूरा होते ही दिन भर पार्टी चली भाई साहब। ये इधर से रसगुल्ला कोई फेंक के मार रहा है, इधर से कोई जो बर्गर फेंक के मार रहा है, इधर से कोई जो है कुछ, इधर से कोई कुछ। हम कहा भैया बस करो, है ना, छोटा सा पेट है हमारा, इसमें क्या क्या जाएगा। बाद में मना करना पड़ा कि रहने दो, हम केक वेक नहीं खाएंगे भाई, है ना। इस चक्कर में हिचकी पे हिचकी आए पड़ी है। ठीक है। तो 21 लाख का परिवार पूरा हुआ। अब आप कहोगे गुरुजी केक हमको भी खानी है ना, मिठाइयाँ हमको भी खानी, रसगुल्ला हमको भी खाना है। तो देखो ऐसा है, खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे, लेकिन कब खिलाएंगे? 26 मई को खिलाएंगे। कितने बजे? सुबह 11 बजे आइएगा। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। कहां? पटना, है ना, रविंद्र भवन। तो भैया पटना में एक रविंद्र भवन है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। जैसे गूगल पे सर्च करेंगे रविंद्र भवन पटना, आपको सारा एड्रेस मिल जाएगा। 26 तारीख को सुबह 11 बजे आ जाना, बैठकर साथ में मिलकर करेंगे पार्टी, है ना। हाँ जी, अरे पार्टी मतलब मीटअप का प्रोग्राम है। मिलेंगे आपसे यकीनन इस बार मिलेंगे। चलिए, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों के लिए पाकिस्तान की मांग की थी? तो भैया 1940 में। अब जरा ध्यान से सुनो पूरी बात, इस मामले में जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। हाँ जी भाई, सब बूढ़े स्टूडेंट हैं। अरे यार, उम्र 55 का लेकिन दिल बचपन का, क्या कहते हो? बूढ़े स्टूडेंट हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो कहेंगे कि भैया 2 राष्ट्र सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले भारत में यह सिद्धांत किसने दिया कि हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए? मतलब 2 राष्ट्र सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया। कब भैया? मोहम्मद इकबाल ने यह सिद्धांत कब दिया था? वर्ष 1930 में दिया था। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर आप देखेंगे कि भैया पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द साथियों दिया गया चौधरी रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा। और इन्होंने, चौधरी रहमत अली ने यह साथियों दिया था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे 1933 में। फिर पाकिस्तान की मांग कब हुई? भाई पाकिस्तान की मांग कब हुई? तो यह मांग साथियों, यह डिमांड प्रॉपर की गई मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। जिसके अध्यक्ष कौन थे भैया? जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है ना। फिर बांटो, मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया। मतलब अंग्रेजों से कहा कि बांटो, हमको अपना हमारा पाकिस्तान दो और तुम लोग यहां से एक काम करो, निकल लो पतली गली से। ठीक है ना। तो ये भैया मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन था। फिर जो है क्या हुआ? फिर आप देखेंगे साथियों पाकिस्तान बना कब? तो पाकिस्तान बना कब? तो पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग होकर बना 14 अगस्त 1947 को। भैया किसके आधार पर? भारतीय स्वतंत्रता, है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर ऐसा हुआ। इसीलिए हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई रोहित, एकदम सही बात कहो भैया। रोहित बाबू कमेंट बॉक्स में लगे हैं, ओए क्यूट गर्ल, फोटो तो बड़ी मस्त लग रही है तेरी। अरे बहुत अच्छा, लगे रहो, वेरी गुड। ठीक है। रोहित बाबा नाम करेगा, है ना, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे ज्ञान की तलाश में आए हो, ज्ञान की तलाश में आए हो, या फिर क्या ही बताएं आगे, है ना। जिसकी तलाश अभी जारी है उसके लिए तो घर वालों की भी अपनी, है ना, जिम्मेदारी है।
वो तो घर वाले कर लेंगे, तुम बस पढ़ाई कर लो, ठीक है, तुम बेटा पढ़ाई कर लो बस, ठीक है, बाकी घर वाले वो सब देख लेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले डालो, और नोट्स बना रहे हो तो बहुत जरूरी है, ठीक है ना, हाँ तो जरूरी है, ये पूरा छाप लो। आओ जरा इसका आंसर बताओ। सीधी कार्रवाई दिवस, भाई सीधी कार्रवाई दिवस क्या था पता है? सीधी कार्रवाई दिवस का मतलब होता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, और ये जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है ये 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के आह्वान पर, किसके भैया? मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर मनाया गया। क्या था ये? जब मुस्लिम लीग ने, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने यह देखा कि उनकी पाकिस्तान की मांग को तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो वास्तव में मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के नाम पर पूरे देश में भीषण दंगे करवाकर यह संदेश दिया कि हमें हमारा पाकिस्तान नहीं मिला तो कत्लेआम जारी रहेगा। लेकिन कोई मोहम्मद अली जिन्ना से जाके पूछे कि उस दिन क्या तुम भी निकले थे सड़कों पे, है ना, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में हिस्सा लेने? क्या तुम्हारे भी घर का कोई अपना मरा था? क्या तुम्हारे भी घर के अपने किसी व्यक्ति की इंजरी हुई थी या कोई नुकसान हुआ था? क्या तुमने भी वो दुख दर्द झेले जो तुम्हारे इस फैलाए सांप्रदायिक दंगों की वजह से लाखों लोगों के परिवार जो बर्बाद हुए, उन दर्द को, उस पेन को क्या तुमने भी कभी महसूस किया? नहीं। इसीलिए ईश्वर ने भी कभी मोहम्मद अली जिन्ना को माफ नहीं किया, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इतनी जिद करके, इतनी सारी चीजें करके पाकिस्तान भले बनवा दिया, लेकिन ना ईश्वर ने मोहम्मद अली जिन्ना को माफ किया, ना पाकिस्तान को माफ किया। जब से बना है बर्बाद था, बर्बाद है, बर्बाद रहेगा, यही हाल रहा। तो ठीक है ना। खैर चलिए ये देखा जाए। और मोहम्मद अली जिन्ना जिस पाकिस्तान को बनाने के लिए उसने लाखों लोगों के, है ना, लाखों लोगों के घर बर्बाद कर दिए, उस मोहम्मद अली जिन्ना को साथियों पाकिस्तान के शासन ने मरने के लिए छोड़ दिया, है ना। अंत में इसकी मृत्यु कैसे हुई कभी गूगल करके पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कितनी, है ना, खराब मौत मरा। इसके अपने ही देश की सत्ता ने इसका साथ नहीं दिया है। चलिए ये देखिए, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? 1940 में लाहौर में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी भैया? मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना आप याद करिए 1906 में की गई थी। मुख्य रूप से किसके द्वारा? सलीमुल्लाह खां। किसके द्वारा भैया? सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां, ठीक है ना। और कौन भैया? तो एक थे भैया आगा खां। कौन थे? आगा खां, ठीक है। इन्हीं दोनों लोगों ने साथियों मुख्य रूप से मिलकर की थी। कहां पर? ढाका में। कहां पर की थी? ढाका में की थी। ये देखिएगा, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? जी हां, तो दिल्ली दरबार साथियों, अब जरा ध्यान दीजिए कि आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि दिल्ली दरबार एक नहीं हुए थे, बल्कि दिल्ली दरबार तो तीन हुए, ठीक है ना। तीन दिल्ली दरबार हुए। पहला वाला भाई 1877 में हुआ था, दूसरा वाला साथियों 1903 में हुआ था, और तीसरा वाला कब हुआ था? 1911 में हुआ था। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि साथियों 1877 में हुआ था कब? जब महारानी विक्टोरिया आई थी। महारानी विक्टोरिया के आगमन पर हुआ था, ठीक है। ये वाला किसके आगमन पर हुआ था? ये साथियों विलियम 6, है ना, विलियम 6 के आगमन पर हुआ था, ठीक है। और ये वाला भाई ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन पर हुआ था, ठीक है। और यह भी देखिए कि भाई इस समय गवर्नर जनरल कौन था, या वायसराय कह लीजिए, तो इस समय वायसराय कौन था? इस समय साथियों वायसराय था कौन? लिटन वायसराय था। कौन वायसराय था? लिटन। और इस समय वायसराय कौन था? तो भैया इस समय वायसराय था साथियों कर्जन। कौन था? कर्जन वायसराय था। और इस समय वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय साथियों था हार्डिंग द्वितीय। कौन था? हार्डिंग द्वितीय वायसराय था। समझ रहे हैं? हार्डिंग द्वितीय वायसराय था। और सुनिए भाई क्या हुआ भाई, इसमें विशेष रूप से याद करना है कि इस वाले में क्या हुआ भाई, इनको महारानी विक्टोरिया को कैसरी हिंद की उपाधि दी गई। महारानी विक्टोरिया को कैसरी हिंद की उपाधि दी गई, ठीक है ना। कैसरी हिंद की उपाधि किसको दी गई? महारानी विक्टोरिया को। इस वाले में कुछ भी नहीं हुआ। इस वाले में दो चीजें हुई। क्या? एक तो भैया बंगाल विभाजन रद्द हुआ, बंगाल विभाजन, है ना। बंगाल विभाजन को इसी में क्या कर दिया गया? बंगाल विभाजन को यहीं पर रद्द कर दिया गया। दूसरा, दिल्ली राजधानी घोषित हो गई। दिल्ली राजधानी क्या हो गई? घोषित हो गई। तो दिल्ली राजधानी बनी थी, दिल्ली राजधानी बनी थी भैया, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा कि भैया कौन आया था? जॉर्ज पंचम आए थे। कौन? जॉर्ज पंचम आए थे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जॉर्ज पंचम, और जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न देख लिया जाए। ये बताइए, हाँ जी, धमाकेदार तरीके से कंसेप्ट लिखते जाना। चलिए फटाफट बताएंगे भाई। आशा जी, निशु, आंचल, आनंद,
चंद्रेश बताओ भैया, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया था? तो अभी भी बताया 1911। देखिए हमने पूरा कंसेप्ट बताया था आपको कि याद होगा कि साथियों कलकत्ता को राजधानी कब बनाया गया, बीच में भैया शिमला को राजधानी किसने बना लिया था? किसको भाई? शिमला को राजधानी किसने बना लिया था? तो बीच में इलाहाबाद को किसने राजधानी बना लिया था? इलाहाबाद को। फिर भाई दिल्ली राजधानी कब बनी? फिर हमने बताया था कि भाई नई दिल्ली राजधानी कब बनी। तो चारों पांचों ये सब एक साथ रखोगे तभी तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और हमारे साथ पढ़ रहे हो तो भैया कंसेप्ट क्लियरेंस का टेंशन नहीं है, बस मेहनत से पढ़ते जाइए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में साथियों पहली बार भारत की राजधानी अंग्रेजों ने क्या बनाई थी? भाई कलकत्ता बनाई थी। शिमला क्या थी? शिमला को साथियों डलहौजी ने क्या किया था? डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। क्या किया था? इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी साथियों इसको बनाया था कि नहीं बनाया था? और ये वाला क्या हुआ था भाई? 1857 की क्रांति के समय आपातकालीन राजधानी रहा था। ये क्या रहा था? ये आपातकालीन राजधानी रही थी कि नहीं? और ये साथियों 1911 में राजधानी बनी और ये फरवरी 1931 में राजधानी बनी और तब से लेकर आज तक यही है कि नहीं है भाई? पूरा कंसेप्ट समझ के चलेंगे भैया? हाँ जी, एकदम जबरदस्त तरीके से। आइए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, मजा तो आ ही जाएगा, ठीक है ना? चले हाँ चलो भैया, ये बताओ किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? कौन सा पर्यटन स्थल बनाया गया था भैया? बिल्कुल जबरदस्त भैया, फटाफट बताएंगे। जी हाँ, तो कौन बता रहा है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है भैया? ये देखिए इंडिया गेट तो साथियों कहां है? इंडिया गेट तो साथियों दिल्ली में है। कहां पर है भाई? दिल्ली में है। बाकी ये तीन के तीनों ही कहां पर है? ये तीन के तीनों ही साथियों मुंबई में है। तीनों कहां पर है? मुंबई में। इसका राइट आंसर क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। अब एक बात समझिए, क्या आपको पता है कि इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में ये बड़ा डिफरेंस तो है ही कि ये दिल्ली में है, ये मुंबई में है। एक और बड़ा अंतर है क्या? कि भैया देखिए इसका जो डिजाइन था वो एडविन लुटियंस ने बनाया था। इसका डिजाइन किसने बनाया था? एडविन लुटियंस के द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया था। इसका डिजाइन किसने बनाया था पता है? जॉर्ज विटेट। किसने बनाया था? जॉर्ज विटेट के द्वारा डिजाइन बनाया गया था। किसके द्वारा भैया? जॉर्ज विटेट के द्वारा डिजाइन बनाया गया था, ठीक है ना? आइए जरा इस प्रश्न का भी आंसर दीजिए जरा, तो जबरदस्त तरीके से भाई। कह रहा है भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी किसके द्वारा? भाई होम रूल आंदोलन तो सबको पता होगा। याद करिए कि अगर हम होम रूल लीग आंदोलन की बात करें, 1916 की बात है, होम रूल लीग, ठीक है ना? तो भैया किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक ने अलग चलाया था साथियों, ठीक है? बाल गंगाधर तिलक ने अलग चलाया था और एनी बेसेंट ने साथियों अलग चलाया था। एनी बेसेंट ने अलग चलाया था। बात समझ रहे हैं? अंतर क्या था? इनका हेड ऑफिस कहां पर था? इन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया था बेलगांव को, बेलगांव कर्नाटका, ठीक है ना? और इन्होंने अपना हेड ऑफिस किसे बनाया था? इन्होंने साथियों बनाया था अडयार मद्रास को। किसको? अडयार मद्रास को। इनका क्षेत्र सीमित था, ठीक है? इनका क्षेत्र अखिल भारतीय स्वरूप था। देखिए यहां पर इन्होंने तिलक और इन्होंने क्या किया? इन्होंने मराठा और केसरी, ये दोनों समाचार पत्र इनके थे जिनके माध्यम से इसका प्रचार किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने दोनों समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार किया, जिसमें से एक था न्यू इंडिया और दूसरे का नाम क्या था? कॉमनवेल्थ, ठीक है ना? क्या नाम था? कॉमनवेल्थ, ठीक है? तो ये अखिल भारतीय स्तर का था और इसकी क्षेत्र सीमित थे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ठीक है कर्नाटका वाला क्षेत्र है, ठीक है? तो भाई बात को समझ के चलेंगे और राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है एनी बेसेंट। क्या है? राइट आंसर है एनी बेसेंट, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। ये बताओ जरा। हाँ जी, एक एक प्रश्न को जबरदस्त तरीके से करते चलिए। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी, ठीक है? ये बताइए जरा। बहुत बढ़िया, बताना क्या है भाई? चलिए फटाफट बता दीजिए कि भाई होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अभी बताया कि एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट का अलग और बाल गंगाधर तिलक का अलग था। ये बताइए इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन? नौजवान भारत सभा। चलिए नौजवान भारत सभा साथियों, इसका गठन वर्ष 1926 में किसने किया था? वर्ष 1926 में नौजवान भारत सभा। इस प्रश्न का आंसर कौन दे रहा है जबरदस्त तरीके से? हाँ जी भाई अंजलि, इधर आंसर देने पे फोकस करो फटाफट। हाँ जी, तो किसने करा था? लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। किसने किया था? भगत सिंह। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मजा आ रहा है? बढ़िया। तो फिर इसका आंसर भी बता दो। हाँ जी, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे? साथियों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो देखिएगा इसकी स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। कहां पर हुई थी साथियों? फिरोज शाह कोटला में। फिरोज शाह कोटला कहां पर है? फिरोज शाह कोटला दिल्ली। फिरोज शाह कोटला दिल्ली, ठीक है ना? तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसकी स्थापना
की गई थी साथियों। किसके द्वारा? भाई चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। यह वही साथियों संस्था है जिसने सैंडर्स हत्याकांड और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की घटना को अंजाम दिया था। यह बताइएगा 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने बम फेंके थे? ये भी साथियों किससे संबंधित थे? ये भी साथियों इसी संस्था से थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे। और इसी घटना के बाद तो इन्हें गिरफ्तार किया गया था, इसी घटना के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, चलिए ये बताइए जरा। हाँ जी, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? आराम से बता लेंगे भाई। देखिए, राजेंद्र लाहिड़ी अनुशीलन समिति से नहीं संबंधित है, बल्कि ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे। ये वो वाला हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है जो 1924 में कहां पर बना था? कानपुर में। ये काकोरी ट्रेन एक्शन वाले मामले से संबंधित है। किससे भैया? काकोरी ट्रेन एक्शन वाले मामले से संबंधित है, जिसमें इन्हें गोंडा उत्तर प्रदेश में फांसी हुई थी, गोंडा उत्तर प्रदेश में फांसी हुई थी। ये बताइए भाई। जी हां, जबरदस्त तरीके से फटाफट बताएंगे भैया। जी हां, नहीं पुणे में नहीं था, उनका हेड ऑफिस पुणे में नहीं था, बेलगांव था। ठीक है, चलिए ये बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? जी हाँ, तो जनरल डायर को साथियों, जनरल डायर को उसके घर में घुसकर, जनरल डायर को उसके घर में घुसकर कहां पर? लंदन में। लंदन में साथियों एक कैक्सटन हॉल था। क्या था भैया? लंदन में एक कैक्सटन हॉल था। यहां पर घुसकर वर्ष 1940 में इसको गोली मारी थी सीधे सीने में। कौन भैया? सरदार उधम सिंह। जी हां, पंजाब के एक सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाकर उधम मचाया और सीधे जनरल डायर को कैक्सटन हॉल में निपटा दिया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बीकाजी कामे के द्वारा कहां पर फहराया गया था? देखिए, ऐसे तो जैसे अगर आप पढ़ें कि भैया तिरंगे की डिजाइन किसने बनाई थी, तिरंगे की डिजाइन किसने बनाई? तिरंगा की डिजाइन, ठीक है ना। तो अगर हम तिरंगा की डिजाइन की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि तिरंगा की डिजाइन बनाई गई थी पिंगली वेंकैया के द्वारा। किसके द्वारा भैया? पिंगली वेंकैया के द्वारा। तो वो तो ठीक है। और अगर आपसे कभी ये पूछा जाए, ठीक है, कि तिरंगा पहली बार कहां फहराया गया? पहली बार फहराया गया, ठीक है, तो अगर तिरंगा पहली बार फहराने की बात करते हैं तो आप आराम से बता देते हैं कि भैया 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि विदेशी धरती पर सबसे पहले भारत का झंडा किसने फहराया? तो विदेशी धरती पर भारत का झंडा सबसे पहले जर्मनी में 1907 में स्टुटगार्ड में, जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में फहराया गया था। ठीक है ना। और ये जो मैडम भिखाजी ने कामा ने फहराया था, ये इस झंडे का नाम क्या था? इसका नाम था सप्तऋषि झंडा। क्या नाम था इसका? इसका नाम था साथियों सप्तऋषि झंडा। ठीक है ना। क्या नाम था इसका? सप्तऋषि झंडा। आइए, जी हाँ, अच्छा, जबरदस्त तरीके से सभी ने सेशन को भाई लाइक वाइक कर दिया है कि नहीं? लाइक करने में कंजूसी नहीं। जी हाँ, तो जरा देखा जाए कितने लोगों ने, तो कुल मिलाकर भाई साहब क्या बात है। लाइक, अरे तिहरा शतक नहीं लगाया अभी तक? ओ भाई, तिहरा शतक लगने में अभी 3 लाइक बाकी हैं, कैसे चलेगी? हाय हाय, वाह, बहुत बढ़िया, गजब, शानदार, कंजूसी जारी है। ऐसे नहीं चलेगा। जो जो लोग भूल गए हैं फटाफट लाइक वाला बटन दबाएंगे दौड़ा दौड़ा कर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भैया युवा बंगाल आंदोलन वर्ष 1830 में साथियों शुरू किया गया था हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। फ्रांसीसी क्रांति से थे प्रभावित। ठीक है ना, फ्रांसीसी क्रांति से साथियों प्रभावित थे। ठीक बात है, तो उसको भी याद करना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर बताइए जरा फटाफट। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल थे? साथियों अलीपुर बम कांड की अगर हम बात करें तो अलीपुर बम कांड की घटना वर्ष 1908 में घटी थी। कब घटी थी? वर्ष 1908 में साथियों ये घटना घटी थी। और दूसरी बात इस चीज का भी ध्यान देना है कि भैया बचाव पक्ष के, इसमें बचाव पक्ष के वकील कौन थे? इसमें साथियों अगर हम बचाव पक्ष के वकील की बात करें, जैसे ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि इस मुकदमे में अरविंद है ना, किसका? अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो चितरंजन दास ने बड़ी चालाकी से अरविंद घोष को बचा लिया था, नहीं अरविंद घोष को भी इसमें सजा हो जाती। ठीक है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? भाई गदर पार्टी की साथियों बात करें तो क्या आप जानते हैं कि गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे?
गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, बाकी तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, संस्थापक अध्यक्ष आपने पढ़ा है, तो भैया संस्थापक अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। कौन थे भैया? सोहन सिंह भाखना थे, ठीक है ना, तो बिल्कुल याद होना चाहिए। वर्ष 1913 में इसका गठन हुआ था, कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में साथियों, कहां पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका गठन हुआ था, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भैया? राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। क्या? लाला हरदयाल। गदर नाम की पत्रिका भी इस संस्था के द्वारा निकाली गई थी। ये बताइए जरा, बहुत बढ़िया, इनमें से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता था? काकोरी डकैती कांड वाला जो मामला था साथियों, ये 9 अगस्त वर्ष 1925 को हुआ था, ठीक है ना, लखनऊ के पास साथियों। अशफाक उल्ला खां साथियों इसमें मुख्य थे। अशफाक उल्ला खां को आप देखेंगे तो गोरखपुर में इनको साथियों फांसी हो गई थी। कहां पर? अच्छा, इनको अयोध्या में फांसी हुई थी। कहां पर भैया? अयोध्या में साथियों इनको फांसी हुई थी। इसमें कुल 4 लोगों को साथियों फांसी हुई थी। जैसे आप देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल को इसमें कहां फांसी हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को साथियों इसमें फांसी हुई थी गोरखपुर में। कहां पर साथियों? गोरखपुर में फांसी हुई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को इसमें कहां पर फांसी हुई थी? राजेंद्र लाहिड़ी को साथियों फांसी हुई थी उत्तर प्रदेश के गोंडा में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के गोंडा में। और इसमें साथियों एक रोशन सिंह भी थे। रोशन सिंह को कहां पर फांसी हुई थी? रोशन सिंह को फांसी हुई थी नैनी में। और नैनी कहां पड़ता है? नैनी प्रयागराज में फांसी हुई थी। कहां पर? नैनी प्रयागराज में फांसी हुई थी। ठीक बात है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। जी हां, आइए इसका आंसर बताइए। बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा की गई थी? जी हां, किसके द्वारा साथियों? बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा। वर्ष 1907 की बात है, ठीक है ना। हम देखेंगे न केवल बारिंद्र, एक साथियों 2 लोग थे। कौन थे? एक तो थे भैया बारिंद्र और दूसरे कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त। कौन भैया? भूपेंद्र नाथ दत्त। अब आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर बता लेंगे, क्योंकि अब भैया 2-2 नाम यहां पर आ चुके हैं। तो इस आधार पर साथियों बिल्कुल बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अनुशीलन समिति होगा। क्या होगा भैया? अनुशीलन समिति होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल 1907 की बात है। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में की गई थी, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। ये बताइए, जी हां, एक से बढ़कर एक जबरदस्त वाले क्वेश्चन हैं, तो एकदम पीछे हटिएगा नहीं, पूरा डटे रहिएगा। ये बताइए भाई, चंद्रेश, नीलू, शिप्पू, बताओ भाई, आदर्श, कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका गठन वर्ष 1928 में हुआ। इसी संस्था ने 1928 में सैंडर्स हत्याकांड किया और 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, ठीक है ना, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। तो राइट आंसर क्या है इसका? जाहिर सी बात है, नाना साहब यहां कहां आ जाएंगे? 1857 की क्रांति में थे नाना साहब। ये बताइए जरा, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी हुई थी? तो साथियों हुआ क्या था कि याद करिए भाई, 23 मार्च का दिन था, 23 मार्च, ठीक है ना। और इसमें फांसी 3 लोगों को हुई थी। किस केस में फांसी हुई थी जरा बताइएगा, ठीक है। भगत सिंह को तो फांसी हुई थी, है ना, सुखदेव को भी फांसी हुई थी, और किसको फांसी हुई थी भैया? तो एक फांसी हुई थी किसको भाई? राजगुरु को। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों लोगों को फांसी हुई थी। इन तीनों लोगों को फांसी हुई थी, ठीक है ना। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, किस केस में फांसी हुई थी भैया? तो याद रखिएगा, इनको सैंडर्स हत्याकांड में फांसी हुई थी। किसमें भैया? सैंडर्स हत्याकांड में फांसी हुई थी। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, सैंडर्स हत्याकांड में फांसी हुई थी, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। कामागाटा मारू वाली जो घटना है, कामागाटा मारू वाली जो घटना है साथियों, दरअसल में कामागाटा मारू, कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्या था। तो ये एक जापानी जहाज था, ठीक है ना। हाँ जी, क्या था? ये एक जापानी जहाज था या जापानी स्टीमर था। क्या कह लीजिए कि ये एक जापानी स्टीमर था। और इस जापानी स्टीमर को, ठीक है, इस जापानी स्टीमर को गुरुदयाल सिंह, है ना, किसने भैया? गुरुदयाल सिंह, ठीक है। गुरुदयाल सिंह ने क्या किया था? गुरुदयाल सिंह ने साथियों इसको रेंट पर उठाया। क्या किया? इसको रेंट पर उठाया, ठीक है। और इसमें साथियों कितने? 376 भारतीय भाई सवार हुए और कहां निकल लिए भैया? इन 376 भारतीय इसमें सवार होकर कनाडा गए। कहां गए भैया? कनाडा गए, ठीक है, कनाडा गए। तो भैया 376 भारतीय सिख लोग मुख्य रूप से इसमें सवार होकर कनाडा गए। कनाडा में साथियों, कनाडा की सरकार ने इन्हें अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया, तो इनको वहां से वापस आना पड़ा। जब वापस आए तो बजबज में क्या हुआ? यहां पर भारत में भाई जो अंग्रेज हैं और जो भारतीय लोग थे, इसमें दोनों के बीच में झड़पें हुई और कुछ लोगों की डेथ हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पर थी। तो कई बार कामागाटा मारू वाली घटना पूछी जाती है। 1914 में हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती वाली घटना भाई, ये तो आपको बता चुके हैं कि 1925 में हुई थी। जी हां, बिल्कुल। देखिए कितना शानदार सी बात लिखी हुई है कि तू रख यकीन बस अपने इरादों पर।
तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी, है ना। तू रख यकीन अपने इरादों पर, तेरी हार तेरी हौसलों से बड़ी तो नहीं होगी, है ना। तो सीधी सी बात है कि भैया हौसले बनाए रखिए और अपने आप को सजाए रखिए, क्योंकि ये जिंदगी है, चीजें आती रहती हैं। लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं को जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है? बस यहीं पकड़ में आ गई बात, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए ये देखिए भाई, जी हाँ, एक से बढ़कर एक प्रश्न है। सरोजनी नायडू ये किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी हुई, उत्तर प्रदेश की। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? ये जो चटगांव शस्त्रागार छापा है, मतलब एक्चुअली में बांग्लादेश के चटगांव नामक स्थान पर अंग्रेजों ने एक शस्त्रागार बना रखा था, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर ये अपने अस्त्र शस्त्र रखते थे, हथियार। ठीक है, तो इसको लूट लिया, इसको लूट लिया मिलके किसने भैया? सूर्य सेन, है ना भैया, सूर्य सेन। ये सूर्य सेन जो है, इनको क्या कहा जाता है पता है? इन्हीं को साथियों कहा जाता है मास्टर दा। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है मास्टर दा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी इसमें और कौन शामिल था? कल्पना दत्त। ठीक है ना, कौन? कल्पना दत्त भी इसमें शामिल थी। चलिए ये देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण, है ना, 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी थी? वो भी कब फांसी दी थी भैया? 11 अगस्त 1908 को। क्यों फांसी दी थी? क्यों फांसी दी थी भैया? क्योंकि 1908 में इन्होंने किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था। किंग्सफोर्ड है ना, किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था, जो कि क्या था भैया? मुजफ्फरपुर का जिला जज। कहां का भैया? मुजफ्फरपुर का जिला जज था। ठीक है, मुजफ्फरपुर का जिला जज। ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार का जिला जज था। तो इसमें आपको याद होगा कि एक प्रफुल्ल चाकी थे और दूसरे कौन थे भैया? एक प्रफुल्ल चाकी थे और दूसरे सुखदेव थे। तो इसमें, एक मिनट, सुखदेव नहीं, इसमें साथियों खुदीराम बोस थे। कौन थे? खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में भारत में फांसी किसी हुई? भारत में सबसे कम उम्र में फांसी खुदीराम बोस को हुई है। ठीक है ना, और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था पुलिस से बचने के लिए। हालांकि किंग्सफोर्ड को मार नहीं पाए थे, गलती से कोई और डेथ हो गई थी किसी और की। ठीक है, चले भाई, तनु शर्मा जी बताएंगे भाई। जारदा, शानदार भाई, यमुना, चंद्रेश, आदर्श बताओ भैया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? तो आप देखिए ना, जैसे नाम ऐसा लिखा हुआ है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यह दरअसल में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन लिखा हुआ है, जिसका गठन वर्ष 1928 में दिल्ली में हुआ था, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह व अन्य लोगों के द्वारा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस देखने में लग रहा है, वो कभी कभी होता है कि देखने में, ठीक है, खतरनाक लगता है, लेकिन जब आंसर लगाओ, खोजने निकलो तो लगता है वो तब बड़ा आसान था। ठीक है ना, हाँ, खोजा पहाड़ निकली चुईया। चलिए ये देखिए भाई, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है, लेकिन गठन कब हुआ था साइमन कमीशन का? याद रहे, गठन हुआ था वर्ष 1927 में, आगमन हुआ था 1928 में। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ 1942 में, और इसमें क्या हुआ? संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार स्वीकार किया। ठीक है ना, संविधान सभा की मांग को, संविधान सभा के गठन की मांग को अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकारा। गठन की मांग को स्पष्टता स्वीकृति, को स्पष्ट स्वीकृति यहां पर मिल गई थी, स्पष्ट स्वीकृति यहां पर मिली थी। ठीक है, इसके माध्यम से। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, चौरी चौरा वाली घटना 1922 में हुई थी। तो राइट आंसर क्या है? BCAD। क्या है भैया? BCAD, BCAD। आइए अगला प्रश्न देख लेंगे भैया, जबरदस्त। तो फिर ये भी बता दो जोरदार कमेंट के साथ भाई। सुचिता, मोनू, सिप्पू बताओ भाई, राम अवतार जी। रोलैट एक्ट 1919 में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया था? भाई रोलैट एक्ट क्या था? देखिए, अगर हम रोलैट एक्ट की बात करें तो आप जानते हैं कि पहली बात तो इसका नाम ये था ही नहीं, इसका नाम था आतंकवाद अपराध अधिनियम। इसका नाम क्या था? आतंकवाद अपराध अधिनियम इसका नाम था। ठीक है ना, रोलैट एक्ट तो इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसे जिस सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर लाया गया उसके अध्यक्ष सर सिडनी रोलैट थे। आतंकवाद अपराध अधिनियम, इसको और क्या कहा जाता है भाई? याद करिए, बिना अपील, बिना अपील, ठीक है, बिना वकील, ठीक है, बिना वकील, ठीक है, और बिना दलील का कानून कहा जाता है। बिना दलील का कानून कहा जाता है कि नहीं? तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून साथियों इसमें कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ी क्या थी? इसमें गड़बड़ी यही थी कि भैया क्या था? सुनवाई के बिना अनिश्चित काल हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। ठीक है, तो इसी साथियों, इसी काला कानून के आधार पर, इसी रोलैट एक्ट के आधार पर
पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। उन्हीं दोनों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला में जनता इकट्ठी हुई, जलियांवाला बाग में, और जनरल डायर ने गोली चलवा दी, हत्याकांड हो गया। ठीक है ना। ये साथियों 19 मार्च 1919 को एग्जैक्टली आया था। इसी की वजह से गिरफ्तारी हुई और विरोध हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है ना। चलिए ये बताइए जरा, फटाफट बताइए भैया। जी हां, अरे वाह, रक्षक बैच शानदार, एक ऐसा बैच जो दिलाएगा आपको सफलता, तो जरूर इस्तेमाल करें VK10 कूपन कोड और जबरदस्त तरीके से 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर अपनी तैयारी को धारदार अंदाज में आगे बढ़ाएं। किसी प्रकार की क्वेरी हो तो नीचे चल रहे हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने के लिए और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो भैया रोलैट एक्ट। किसके खिलाफ? रोलैट एक्ट। भाई देखिए गांधी जी, ये देखिए 1878, गांधी जी बहुत छोटे थे उस समय, ठीक है, बालक थे। 1858 में तो गांधी जी थे ही नहीं, 1773 में भी गांधी जी थे ही नहीं, समझिए। तो ऑप्शन ऐसा दिया है कि लग रहा है ओ भाई गांधी जी तो थे ही नहीं, है ना, लड़ेंगे कैसे? हाँ भाई। चलिए भाई कह रहा है जलियांवाला बाग की घटना। अब ये क्वेश्चन केवल देखने में बड़ा लग रहा है, ये केवल देखने में बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन में कोनो दम नहीं है। एक बार आप ऑप्शन पढ़िए तो आंसर 99% लोग एकदम सही देंगे। देखिए कह रहा है कौन सी घटना इसमें से गलत है, और क्या लिखा है? जलियांवाला बाग की घटना, ठीक है, कब हुई थी? 1919। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 1922 के बाद हुई। ले गई भैंस पानी में, है, यही हो गया खत्म। वो देखो कुछ लोग बी बता रहे हैं। अरे भाई जलियांवाला बाग की घटना पहले हुई या चौरी चौरा घटना पहले हुई? ठीक है ना। हाँ, जिसमें अच्छा जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, बताओ ठीक है। चलिए ये बताइए। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा लगाएंगे दिमाग, और दिमाग को लगो हल्का, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि डर के आगे जीत है, डरो मत, पढ़ो, है ना, और लड़ो। ये बताओ गांधी जी ने किसके खिलाफ अभियान, प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में, ठीक है, मतलब एक तरह से आंदोलन किया? तो जाहिर सी बात है रोलैट एक्ट, ठीक है, रोलैट एक्ट के विरुद्ध, ठीक है ना। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? ले भैया देखो ऐसा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो उस समय, पहले बात तो आप इसको ये समझिएगा, उस समय लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? लेफ्टिनेंट जनरल कहां का? पंजाब का। ये पंजाब का लेफ्टिनेंट जनरल था, पता है। और आदेश किसने दिया था? इसने दिया था गोली चलाने का, ठीक है। तो जो गोली चलाने का आदेश था वो आर डायर ने दिया था, आर डायर, ठीक है। और जो उस समय गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का, वो माइकल ओडायर था। और जिसको उधम सिंह ने मारा था वो भी माइकल ओडायर था, समझ रहे हैं ना। हाँ जी, चलिए आगे देख लिया जाए भैया। ये बताइए भारत की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? आराम से बता लीजिएगा। देखिए 1928 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए, है ना, तो ये तो गड़बड़ हो गया। पूर्ण स्वराज वाला मामला कब हुआ था बताइए? ये तो 1929 में हुआ था ना भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929 में रखा था ना। आगे 1932 में भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी? नहीं, ये 1930 में की थी इन्होंने, ठीक है। अच्छा, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सभा पर गोली चलवाई, 1919 में हुआ था, ठीक है। और ये एकदम सही है कि चौरी चौरा वाली घटना 1922 में हुई थी कि नहीं? 1922 में, तो सही लिखा है। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी क्वेश्चन देख के लगता है अरे काफी बड़ा है यार, कैसे होगा अपने से। कई लोग पढ़ने की ही जहमत नहीं उठाते कि कौन पढ़ेगा, हटाओ, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए भाई कह रहा है फरवरी 1922 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया? भाई देखिए असहयोग आंदोलन गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, ठीक है। हाँ जी, जैसे अगर हम गांधी जी के आंदोलनों की बात करते हैं, जैसे महात्मा गांधी, आप लीजिए जरा महात्मा गांधी के बारे में कुछ स्पेशल बातें। क्या स्पेशल बातें? जरा ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे कहें कि गांधी जी का, ठीक है, गांधी जी से रिलेटेड जरा ध्यान दीजिए। अगर हम कहें कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन क्या था भैया? पहला सत्याग्रह। अगर हम आपसे कहें कि गांधी जी का पहला जन भाषण, तो कहां पर इन्होंने पहला जन भाषण दिया? अगर हम आपसे कहें कि गांधी जी का पहला किसान आंदोलन, तो आप बताइए भैया पहला किसान आंदोलन इनका कौन सा था? अगर हम आपसे कहें कि गांधी जी का पहला, ठीक है, पहली भूख हड़ताल, तो पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल कब की? तो अब बताइए कि भाई कब भूख हड़ताल की? अगर हम आपसे कहें कि गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन, तो भैया कौन सा था इनका पहला अखिल भारतीय आंदोलन? अगर हम आपसे कहें कि गांधी जी के द्वारा, ठीक है, पहली बार आईएनसी अधिवेशन में हिंसा, पहली बार आईएनसी में
हिस्सा, मतलब पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा लिया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप बताइए क्या होगा आंसर। आइए एक ही जगह पर बताते हैं भाई। पहला सत्याग्रह गांधी का जो था वो 1917 वाला था, वही चंपारण वाला, ठीक है ना, बिहार वाला, ठीक है ना। अच्छा, पहला जनभाषण भारत में इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ओपनिंग सेरेमनी में दिया था। पहला किसान आंदोलन 1917 में इन्होंने किया था, जो कि खेड़ा आंदोलन था, खेड़ा, ठीक है, गुजरात, ठीक है। पहली भूख हड़ताल इन्होंने 1917 में ही की थी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समर्थन में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समर्थन में, ठीक है। अब पहला अखिल भारतीय आंदोलन इनका 1920 का था, जो कि वही असहयोग आंदोलन था। कौन सा भैया? असहयोग आंदोलन था, ठीक है। पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये शामिल हुए थे? तो 1901 का अधिवेशन था, जो कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे कौन? दिनेश वाचा इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। दिनेश वाचा, चाचा नहीं, दिनेश वाचा, ठीक है। और कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्ष स्वयं महात्मा गांधी थे, है ना। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्ष स्वयं महात्मा गांधी थे 1924, ठीक है ना। कौन सा? बेलगांव वाला, ठीक है। फिलहाल राइट आंसर क्या है भैया? तो राइट आंसर है चौरी चौरा घटना। अब एक बात और है, जहां लोगों का एकदम मतलब दिमाग कम काम करने लगता है अचानक से। होता क्या है कि जैसे असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना की वजह से वापस लिया गया। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी, लेकिन इस घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को समाप्त कब किया गया? इस घटना के एक हफ्ते बाद, 12 फरवरी 1922 को, ठीक है ना। यह डेट पूछता है तो भैया सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, नोट कर लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई पूजा। आइए अगला प्रश्न देख लिया जाए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ेगा, ये बताइए। कह रहा है कि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने किस अधिवेशन में, है ना, किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया था भैया? चलिए, इसके अध्यक्ष कौन थे पता है? वीर राघवाचारी। कौन थे अध्यक्ष भैया? तो वीर राघवाचारी थे, ठीक है, वीर राघवाचारी। और कहां पर हुआ था भाई? नागपुर, 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 संतरों का शहर। क्या है ये? संतरों का शहर है भाई साहब। क्या है? संतरों का शहर है, हाँ, संतरों का शहर है। और क्या है भैया? नागपुर। यहां पर आरएसएस का हेड ऑफिस भी है, आरएसएस का हेड ऑफिस, ठीक है, 1925 में स्थापना। और यही नागपुर में नीरी का भी हेड ऑफिस है। क्या है? नीरी का भी हेड ऑफिस है, जिसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। समझ रहे हैं? चलिए, तो बिल्कुल ये बताइए आप, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी भैया? गोरखपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? गोरखपुर जिले में हुई थी। ये बताइए जरा। हाँ जी, कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? आचार्य विनोबा भावे साथियों, याद करिए कि भाई पवनार आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी। पवनार आश्रम की स्थापना, पवनार आश्रम स्थापित किया था इन्होंने। कहां पर भैया? महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। और यहीं से क्या स्टार्ट हुआ था? यहीं से 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है ना। और व्यक्तिगत सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां शुरू हुआ था भैया? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से। इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से इसके प्रथम सत्याग्रही कौन हुए थे? विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही हुए थे, क्योंकि उन्हीं के घर से तो शुरू हुआ था, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। और याद करिए, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? इन्होंने तो चलाया था। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था, ठीक है, वर्ष 1951 में। और याद करिए भैया, रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम व्यक्ति हैं ओवरऑल पूरे विश्व के, ठीक है ना। प्रथम विजेता, प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हीं को मिला था 1958 में। यह बताइए भाई, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भाई खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ साथियों, और 1924 में खत्म हो गया। 1919 में स्टार्ट हुआ, 1924 में खत्म हो गया। मोहम्मद अली और शौकत अली साथियों, जिनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? अली ब्रदर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनको भैया अली ब्रदर्स कहा जाता है, ठीक है। ये बताइए, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? भाई देखिए, 1923 में साथियों स्वराज पार्टी का गठन साथियों प्रयागराज में हुआ था। कहां पर हुआ था भैया इसका गठन? तो इसका गठन साथियों प्रयागराज में किया गया था। किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसमें साथियों मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के क्या बनाए गए? सचिव, सचिव मतलब सेक्रेटरी बनाए गए, ठीक है ना। और चित्तरंजन दास स्वयं इसके क्या बने भैया? अध्यक्ष बने। क्या बने? अध्यक्ष बने। अरे भाई, मोतीलाल नेहरू का घर ही प्रयागराज में था, तो उनके बिना उनके लोकल सपोर्ट की जरूरत तो थी ही। चलिए ये बताइए भैया जोरदार तरीके से भाई, निर्मल, मुकेश, सुरेंद्र, शिप्पू बताओ भाई, पूजा बहुत बढ़िया भाई, निशु बताओ भाई, तनु, हाँ जी।
बताना है कि मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ मिलकर किया था? चित्तरंजन दास के साथ। ठीक है, चित्तरंजन दास के साथ मिलकर। लाल कुर्ती आंदोलन, क्या बात है भाई साहब, लाल कुर्ती आंदोलन बताना। अब देखो लाल कुर्ती आंदोलन के बारे में थोड़ा विस्तार से हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक जो है हल्का सा ऐसे मैप बना लीजिए। ठीक है, और इस मैप में जरा पाकिस्तान भी बना देते हैं। ठीक है, इस मैप में जरा पाकिस्तान भी बना लीजिए और जरा इस तरह से, ठीक है, चीजों को सजा लीजिए। अब आपको बताएं कि हुआ क्या। भाई देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करिएगा। हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, क्योंकि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की बात है और बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपका क्लियर होने जा रहा है। ठीक है, बशर्ते आप ध्यान दें। सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930। ठीक है, तो हुआ क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरे देश में पहले कौन लीड कर रहा था? महात्मा गांधी लीड कर रहे थे। कौन? महात्मा गांधी लीड कर रहे थे। तो जब महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए तो इसको लीड किसने किया? तब भैया इसको लीड किया अब्बास तैयब जी ने। किसने भैया? अब्बास तैयब जी ने इसको लीड किया। अब्बास तैयब जी ने लीड किया। जब ये भी गिरफ्तार कर लिए गए तब इसको लीड किया सरोजनी नायडू ने। किसने लीड किया? सरोजनी नायडू ने लीड किया। यहां तक समझ गए? ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि भैया यहां वाला जो क्षेत्र था, यहां वाला जो क्षेत्र था और यहां वाला जो क्षेत्र था, इसके अलग अलग लीडर हैं। जैसे यहां पर लीडर कौन है? यहां पर लीडर थी गैडी नेल्लू। कौन लीडर था यहां पर? इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहां पर गैडी नेल्लू और यदुनाथ सरकार ने लीड किया। किसने? यदुनाथ सरकार ने लीड किया। ठीक है ना। इसी आंदोलन को साथियों यहां दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में भाई सी राजगोपालाचारी ने लीड किया। किसने? सी राजगोपालाचारी ने लीड किया। पूछा गया क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी ने लीड किया। और इसी आंदोलन को इस वाले क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान लीड किया। किसने भैया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने लीड किया साथियों। ठीक है ना। अब हुआ क्या था यहां पर? हुआ ये कि आप देखिएगा कि भाई खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाए गए आंदोलन को क्या कहा गया? लाल कुर्ती आंदोलन इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? लाल कुर्ती आंदोलन इसको नाम दिया गया, लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, इनके आंदोलन को क्या नाम दिया गया? तो इनके आंदोलन को नाम दिया गया जियाल रंग आंदोलन। क्या भैया? जियाल रंग आंदोलन नाम दिया गया। इनके आंदोलन को जियाल रंग आंदोलन नाम दिया गया, है ना। और सी राजगोपालाचारी ने साथियों त्रिची से, कहां से? त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तमिलनाडु की पैदल यात्रा करी। ठीक है ना, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में यह पैदल यात्रा इन्होंने करी। ठीक है ना। हाँ जी, तो कहने का मतलब है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने लीड किया। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो स्थापित संस्था थी जिसने इसमें इनका साथ दिया, उसका नाम क्या था भैया? खुदाई खिदमतगार सभा। क्या नाम था इसका? खुदाई खिदमतगार सभा। खुदाई खिदमतगार सभा। ठीक है ना। हाँ जी, जितना आप सोच रहे हैं कि ये टॉपिक है ना, जितना आप सोच रहे हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है वास्तव में। ठीक है, आइए जरा इसका आंसर भी बताइए फिर। कौन बता रहे भैया? जी हाँ, मैप इसलिए ताकि दिमाग में छपे। ये बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया। यह क्वेश्चन साथियों उठाया गया है सीधे सीधे इंडिया डिवाइडेड नाम की किताब से। ठीक है ना, इंडिया डिवाइडेड नाम की किताब से सीधा उठाया गया है उसके कंसेप्ट पर। ये इंडिया डिवाइडेड नाम की किताब साथियों लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये किताब लिखी गई। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इस किताब में स्पष्ट रूप से कहा गया कि 1919 में जो मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था और मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण दिया गया, यही देश के विभाजन का सबसे बड़ा कारण बना। ठीक है ना, बड़ा कारण बना। ठीक है ना। हाँ जी, चलिए आगे देख लेते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। और इसके आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि वास्तविक पाकिस्तान का निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, बल्कि इस समय वायसराय रहा मिंटो द्वितीय था। मिंटो द्वितीय था। नस्ल भेदी भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसकी? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में किसके द्वारा की गई थी? साउथ अफ्रीका में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा भैया? महात्मा गांधी। वैसे अगर आप याद करिए तो 1894 की बात आ रही है। 1894 और किस लिए इंपॉर्टेंट है याद करो भाई इसी समय तो पंजाब नेशनल बैंक बना था। ठीक है, इसी वर्ष इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी,
है ना, हुई थी कि नहीं? 1894 इसी वर्ष पहला, है ना, पहला राष्ट्रीय वन नीति आई थी, पहली राष्ट्रीय वन नीति आई थी। ये बताइए भाई महेश। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में किस संस्था के उद्घाटन के दौरान पहली रूप से सार्वजनिक रूप से पहली बार जनता से रूबरू हुए और इन्होंने अपने जीवन का पहला जन भाषण भारत में दिया? तो ये गांधी जी का पहला जन भाषण था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में, ठीक है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। ये बताइएगा। जी हाँ, सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। एक बार जरा देखा जाए जबरदस्त तरीके से, क्या सभी ने सेशन को लाइक कर दिया है? क्या सभी ने सेशन को लाइक कर दिया है? अभी तक आपने 500 के पार पहुंचाया नहीं है सेशन के लाइक को, ठीक है? ये आपकी अपनी क्लास है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, 1909 में था। हाँ, मार्ले मिंटो सुधार तो 1909 में ही हुआ था, ठीक है? कुछ और लिखा है क्या? 1909 ही तो लिखा है। तो 1909 में विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए जो हुआ था, ये 1909 की ही तो बात है, ठीक है? चलिए आगे देख लिया जाए भाई। हाँ जी, ये बताइए, कह रहा है इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बताइएगा। जी हाँ, सभी लोग वेरी गुड, बताइए भाई फटाफट। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये वाला सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है। अब आप याद करिए ना कि भैया बारदौली सत्याग्रह को लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये भाई आंदोलन हुआ क्यों था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये जो आंदोलन था बारदौली सत्याग्रह, तो ये किसके विरोध में था? जबरन लगान वसूली के विरोध में था। जबरन लगान वसूली के विरोध में यह आंदोलन था, ठीक है ना? अच्छा, और इसी आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना, क्या मिली भैया? सरदार की उपाधि यहां की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चलिए ये बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था भैया? चलिए फटाफट बता दीजिए भाई। संजीत, रवि, सुमित, सीमा, निशा, राजधानी एक्सप्रेस, बताओ जरा। खेड़ा जिले के किसानों ने, तो भाई साहब 1917। कब? 1917, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1917 और किस वजह से इंपॉर्टेंट है याद करिए भाई। 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन? एनी बेसेंट, ठीक है ना? कौन? एनी बेसेंट। अच्छा, और क्या हुआ भाई? और याद करिए 1917 की बात है भाई, रूस की क्रांति हुई थी, है ना? रूस की क्रांति, तो या तो आप कहेंगे रूस की क्रांति हुई थी, या इसी को हम और क्या कहते हैं? बोल्शेविक की क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को हम कहते हैं बोल्शेविक की क्रांति, कहते हैं कि नहीं, है ना? और याद करिए 1917 में और क्या हुआ था भैया? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ। कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ था कि नहीं हुआ था? और क्या हुआ था इसी वर्ष? याद करिए कि भैया मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी। मॉन्टेग्यू घोषणा, जिसको उदारवादियों के द्वारा अपने अधिकारों का, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा गया, है ना? उदारवादियों के द्वारा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है? हाँ, जबरदस्त तरीके से छापते जाओ। अच्छा, ये खेड़ा, है ना? अच्छा, इसका आंसर 1918 है, ठीक है? इसका आंसर क्या है? 1918 है, ठीक है ना? अच्छा, तो बिल्कुल, लेकिन ये घटनाएं 1917 की है, ठीक है? ये घटनाएं 1917 में तो भैया चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कौन सा हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। चलो, जाग रहे हो इसका मतलब। हाँ, अच्छा भैया, ठीक है। कौन से वाले क्वेश्चन में कहां बता दिया? ठीक है, देखो क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभार जो है जल्दबाजी में 1917 के बजाय 1918 लिख दिया हो, कहीं ऐसा हो सकता है। अगर कहीं हमने ऐसा लिखा हो तो आप उसे जरूर सुधार लीजिएगा, ठीक है ना? कहीं अगर जल्दबाजी में कहीं 1917 को 18 लिख दिया हो तो वो आप सुधार लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, इतना आप समझदार हैं, आई होप। क्यों है ना? पक्का? अच्छा, ये वाले में लिख दिया था क्या? हाँ, यहां पर जरा देखिए, है ना? ये वाले में लिख दिया था। देखें, ये 1917 में चंपारण हुआ था, 1918 में ये दोनों हुआ था ना। यहां लिख दिया था जल्दबाजी में, यहां किसी ने बोला नहीं। चलिए ठीक है, तो ये अपडेट कर लीजिएगा। पहला किसान आंदोलन, खेड़ा आंदोलन 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, ठीक है ना? हाँ जी, आइए। हाँ भाई, स्वागत है भाई मनीषा। चलिए, तो लेकर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, आइए। 1915 में जब महात्मा गांधी, ठीक है ना, देखे नहीं हम, अच्छा हाँ, अब यही छोटी बात हुई। 1915 में महात्मा गांधी, ठीक है, अस्थायी रूप से कहां से लौट कर आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे। और याद करिए कि एग्जैक्टली 9 जनवरी के दिन आए थे 1915 में। आखिर इसी वजह से तो क्या किया गया कि 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा।
प्रवासी भारतीय दिवस। और प्रवासी भारतीय दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 2003 से मनाया जा रहा है, हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था भैया, याद करिए भाई, मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु यही थे, मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु यही थे भैया, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या बात है, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए भैया इसका आंसर बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है ये मुख्य रूप से किस वजह से था, तो भैया प्लेग, ठीक है, प्लेग बोनस विवाद पर यह मामला था। यह मामला किस पर था, प्लेग बोनस विवाद, ठीक है, कंपनी के द्वारा प्लेग बोनस दिया जा रहा था, फिर उसको बंद करने की बात कही गई, तो उसी पर हुआ था यह प्लेग बोनस विवाद, ठीक है। भाई भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण। और चंपारण की सफलता पर, है ना, इसी की सफलता पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, इनको महात्मा की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा, तो इसी आंदोलन की सफलता पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। अच्छा, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान विरोध किसने किया था, एनजी रंगा ने, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का विरोध भी हुआ था, एनजी रंगा ने किया था। चलो भैया नितेश ये बताओ, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। हमने बताया था कि जहां जहां हरिजन शब्द आए आप महात्मा गांधी बताइए। केवल एक अपवाद है, क्या, अखिल भारतीय हरिजन संघ के पहले अध्यक्ष कौन से, घनश्याम दास बिड़ला। कंसेप्ट आपका जबरदस्त क्लियर होता चलेगा भैया, क्या बात है, जबरदस्त, जिंदाबाद। और हम देख रहे हैं भाई साहब सेशन को तो एकदम दबा के लाइक कर दिया है, 500 के पार पहुंचने में मात्र 2 लाइक बाकी हैं, तो दौड़ाओ जरा। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, अवध में। तो अवध में किसानों को संगठित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक दांडी मार्च किया था, तो याद करिए यह दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, 12 मार्च को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को खत्म हुआ था। जब शुरू हुआ था तो कहां से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से साथियों शुरू हुआ था, और खत्म हुआ था तो दांडी में खत्म हुआ था, जो कि वर्तमान में गुजरात के नवसारी जिले में है, ठीक है ना। और इसी के साथ शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी के साथ साथियों शुरू हुआ क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक बात है। तो चलिए इसका भी आंसर फटाफट बता दीजिए जरा, सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में पेश किया जाना था, कि भैया जेल में महात्मा गांधी का आमरण अनशन। तो 1942 के दौरान, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी ने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया, तो ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन रूबिकॉन चलाया। ऑपरेशन रूबिकॉन में क्या किया, एक कूट शब्द दे दिया गया प्रांतीय सरकारों को और कह दिया गया कि ये कूट पहुंचे, समझ जाना कि गांधी जी नहीं रहे, उसके बाद संभाल लेना, नहीं बवाल हो जाएगा। गांधी जी की गिरफ्तार होने के बाद धरसाना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई, ठीक है, यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, धरसाना। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा कि साथियों धरसाना नाम की जगह कहां पर थी, महाराष्ट्र में, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। तो जब गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए तो अब्बास तैयब जी, और जब ये भी गिरफ्तार कर लिए गए तब सरोजनी नायडू, याद रखिएगा, जब ना ये गिरफ्तार कर लिए गए गांधी जी तो अब्बास तैयब जी वो भी गिरफ्तार कर लिए गए, तो सरोजनी नायडू के द्वारा यहां पर महाराष्ट्र के धरसाना नामक जगह पर, है ना, क्या था, यहां पर भैया एक नमक गोदाम था, उसी पर क्या किया गया, आंदोलन किया गया, ठीक है। चलिए क्लेमेंट एटली, भाई क्लेमेंट एटली याद करिए, क्वेश्चन आता है, आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, आजादी के समय, ठीक है, आजादी के समय, ठीक है, आजादी के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो आजादी के समय साथियों जो ब्रिटिश पीएम थे वो यही तो थे, ठीक है। किस पार्टी से थे, लेबर पार्टी से थे। किस पार्टी से थे, तो भैया लेबर पार्टी से थे। तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई ये क्लेमेंट एटली इसके पहले किसके सदस्य थे, तो जब साइमन कमीशन भारत आया था तब ये इसके सदस्य थे, ठीक है। साइमन कमीशन जब गठित हुआ, भाई 1927 में गठित हुआ, 1928 में आया, तो साइमन कमीशन जो था उसके सदस्य क्लेमेंट एटली, और आगे चलकर यही लेबर पार्टी से, है ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए जिस समय
जिस समय क्या हुआ था, जिस समय भैया देश आजाद हुआ। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें अन्य चीजों की तो आप देखिए भाई, जैसे वेवल योजना है तो वर्ष 1945 की है। ठीक है ना, हाँ, क्रिप्स मिशन है वर्ष 1942 का है। ठीक है, कैबिनेट मिशन है वर्ष 1946 का है। ठीक है ना, ये देखिए तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह क्या बता रहा है, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भैया जाहिर सी बात है, बता चुके हैं आपको कि भैया किसने किया था, सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था, सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कहां से कहां तक किया गया था याद करिए, तो हमने ये भी बताया था त्रिची, त्रिची मतलब तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्यम तक, वेदारण्यम तक। ठीक है ना, और इस प्रकार से कह सकते हैं कि सविनय आंदोलन का दक्षिण भारत में नेतृत्व किसने किया था, सी राजगोपालाचारी ने नेतृत्व किया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था भैया, साइमन कमीशन, देखिए पहली बात तो साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। ठीक है, और अगर हम इसके गठन की बात करें 1927 में गठन हुआ। आगमन की बात करें तो भैया एग्जैक्टली 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। ठीक है ना, और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था इसमें। और इसको लाया क्यों गया था, है ना, इसका अध्यक्ष जॉन साइमन था। इसका अध्यक्ष कौन था, जॉन साइमन था। ठीक है ना, तो उसी के जॉन साइमन की वजह से ही साइमन कमीशन कहा गया। ठीक है ना, हाँ जी, ये देखिए भाई, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था? ठीक है ना भाई, गठित किया गया था कह रहा है, तो गठन पूछे तो 1927। और साइमन कमीशन साथियों भारत आया जब ना, तो इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय मूल का सदस्य शामिल नहीं था। दरअसल में वर्ष 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, 1919 के कानून की असफलता की जांच, 1919 के कानून की असफलता की जांच के लिए इसको बनाया गया था, असफलता की जांच हेतु साथियों इसको बनाया गया था। ठीक है, बात समझ रहे हैं, तो 1919 के कानून की असफलता की जांच के लिए इसको बनाया गया था। और फिर हमने क्या देखा कि भैया, है ना, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो भारतीयों ने कहा कि भारत में असफल हुए एक कानून की जांच करना है और एक भी भारतीय नहीं है, तो कैसे आप मतलब कर सकते हो भैया। ठीक है ना, चलिए आगे दिया देखा जाए भैया। नहीं भैया शिवम, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या 1928 में की थी। ठीक है, चलिए ये देखिए, तो अगला प्रश्न देखो भाई, 80 क्वेश्चन कर लिया जाए ना, 80 क्वेश्चन कर लेते हैं। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे भैया, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य, 0। तो एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसीलिए तो विरोध हुआ। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ। ठीक है ना, और लाला लाजपत राय पर लाहौर में पुलिस का लाठी प्रहार हुआ। ठीक है, वो घायल हुए और डेथ हो गई। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार की किस निर्णय का विरोध करते हुए हुआ था भैया, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी? गांधी इरविन समझौते की बात हो रही है, तो गांधी इरविन समझौते में यही तो था मुख्य रूप से कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया जाएगा, वापस लिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया जाएगा भैया, वापस लिया जाएगा। पक्की बात है ना, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। और इस प्रकार से 80 दमदार धमाकेदार, ठीक है, 80 दमदार धमाकेदार साथियों ये प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस सेशन में आपने देखे। और 80 के 80 क्वेश्चन साथियों दमदार थे, धमाकेदार थे, और 80 क्वेश्चन थे, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन के साथ आप देखेंगे तो ये 500 क्वेश्चन पर भारी पड़ते नजर आएंगे। और वाकई में अगर आपने पूरे सेशन को शुरू से अंत तक देखा है तो आपको बहुत सारा ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। पीडीएफ आपको कल, ठीक है, दोपहर 12-1 बजे तक टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और हां, यदि आप भी कर रहे हैं आरपीएफ की तैयारी, रेलवे आरपीएफ की, तो आप इस बैच से जबरदस्त तरीके से अपने लिए सफलता अर्जित कर सकते हैं। साथ में यूज करें VK10 कूपन कोड 10% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। ठीक है ना, शानदार सा बैच, धमाकेदार। और आपको साथियों यहां पर मिल जाएगा इस क्लास का पीडीएफ। ठीक है ना, चलिए सभी ने सेशन को लाइक कर ही दिया होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि बहुत मजा आया होगा। जी हाँ बिल्कुल, मेरी बुक भी आ जाएगी, थोड़ा इंतजार करिए, अभी बन रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।